नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग। मैं एकदम अच्छा हूं। श्वेता, अनु, मोहित, सुधांशु, नंद, नीर, अमित, शिकुंदा, काजल, प्रसन्ना, शिवांशी, पूजा, शांतनु, अभी, क्लासिक, हितेश, गुरबशी। वेरी गुड इवनिंग। होपफुली आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। अंकित भैया बहुत सारा प्यार। कल से भट्टाचार्य, कल से शुरू हुआ बेटा, है ना? ए वेरी गुड इवनिंग। अमित, मैं एकदम अच्छा हूं भैया। निशा, आप मेरी बात कभी नहीं सुनते। हाँ बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता तुम्हारी कौन सी बात सुननी थी। बताओ कौन सी बात थी जो छूट गई बेटा? हाँ, स्पेक्ट्रम कैसे उड़ देते हैं ये बता दो। पढ़ते हैं 1 to 1, पेज से पेज लेते चलिए। स्वाति, आपका नाम भी लें, बिल्कुल ठीक है। शिवम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल, चलिए शुरू करें। अंजलि की फर्स्ट लाइव क्लास, बहुत बढ़िया। सर एक रिप्लाई नहीं किया आज तक, अब तो सब्सक्रिप्शन भी खत्म होने को है। घनघोर आरोप है भाई ये तो। आदित्य भैया, अरविंद। चलिए आइए साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज के हमारे सेशन में क्या क्या कुछ होने वाला है। कल हमने एक इंडियन पॉलिटी का इंट्रोडक्टरी सेशन लिया था। इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने विशेष रूप से आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से भारत का संविधान आया और भारत का संविधान क्यों बनाया गया। आज हम बात करने वाले हैं वहां से थोड़ा आगे चलते हुए, और हम ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भारत के संविधान में जो सबसे पहली लाइन लिखी गई है, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, वो आफ्टर ऑल है क्या, और उसे लेकर के इतना विवाद क्यों है ना? आफ्टर ऑल मतलब ऐसा क्यों है कि प्रस्तावना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कई बार कंफ्यूज रही है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप उसे डायरेक्ट देखें और उसके बाद हम शुरू करेंगे। इसे देखिए, आपके सामने मैं लेके चलता हूं। साथियों, ये 3 बहुत प्रमुख केस हैं। एक बार के लिए इन केसेस को देखें आप, फिर हम आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। क्या ये 3 वो केस हैं जो ये बताते हैं कि प्रस्तावना को लेकर के भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी लंबे समय तक कंफ्यूज रही है? क्या भाई ये विद्यार्थी क्या कह रहे हैं? सर मेरा भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते आज तक। वर्ड ज्योग्राफी, नहीं ज्योग्राफी ऑफ पॉलिटी आ गई। मनीष कुमार गोंद। अब यार भैया, आप लोगों के प्रश्न कौन से होते हैं थोड़ा ऐसे बता दिया करो, मतलब मुझे ऐसे पता नहीं चलता ना कमेंट में आप क्या पूछना चाह रहे हो, है ना? ऐसा करो, क्लास खत्म हो जाएगी ना, तब आप अपनी जो बातें हैं वो क्वेश्चन कर का जो टैब है ना, उस क्वेश्चन टैब में डाल देना, ठीक है? अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ जो वाकई में पढ़ाई से रिलेवेंट हुआ तो डेफिनेटली आंसर दे दूंगा, है ना? और क्वेश्चन टैब में डाल देना, ठीक है? चलो अब पढ़ लो। हाँ, अजय मौर्य, 1 साल हो गया, नाम तक नहीं लिया। हाँ भाई, अब चलो मैं कैसे मतलब जी पाऊंगा, अब आप लोगों का नाम तक ले नहीं पाए हैं। आ जाओ, सुनो ध्यान से। मुद्दा ये है कि जो भारतीय संविधान है उसका फ्रंट पेज, जिसको आप प्रस्तावना कह रहे हैं, उस प्रस्तावना पर जो लाइनें लिखी हुई हैं, भारतीय सुप्रीम कोर्ट लंबे समय तक खुद इस बात को लेकर कंफ्यूज रही कि इसे हम सुप्रीम उसका संविधान का हिस्सा माने या ना माने। और इस सवाल को लेकर के बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है भी या नहीं है। और इसमें ये 3 केस बहुत प्रमुख केस के रूप में दर्ज किए जाते हैं। सबसे पहला केस है बेरुबारी केस, और बेरुबारी केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा, यहां पर यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि यह माना कि प्रस्तावना एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस शब्द का मीनिंग क्या है? इस शब्द का मीनिंग क्या है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सारी बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूं। फिर केशवानंद भारतीवाद, जिसे आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसकी वजह से 24 अप्रैल के दिन एक ऐतिहासिक फैसला हुआ जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, और इसमें किया गया संशोधन 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। फिर एक और केस आया, LIC ऑफ इंडिया का केस 1980 में, तब भी इस प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया। यानी कि जिस प्रस्तावना को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो प्रस्तावना एक लंबे समय तक इस बात का विवाद रही है कि ये आफ्टर ऑल संविधान का हिस्सा है या नहीं। तो अब तो हमको ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी हो जाता है कि आफ्टर ऑल ऐसा इसमें है क्या जिसकी वजह से ये विवाद होता रहा है कि प्रस्तावना हिस्सा है या नहीं। चलिए बताते हैं। साथियों, इन दिनों शादियों का सीजन है,
आप में से बहुत सारे लोग शादियां अटेंड करने जा रहे होंगे और बहुत सारे लोग शादियों में नहीं जा रहे होंगे, लेकिन बहुतों के घर में कभी शादी या शादी जितने भव्य बड़े फंक्शन हुए तो होंगे ही। शादियों के जैसे फंक्शन हो हमारे घर में या कोई भी बड़ा आयोजन हो, तो बड़े आयोजन में घर के सभी सदस्य बैठ करके पहले एक सलाह मशविरा करते हैं। घर के बड़े सदस्यों में आप भी शामिल हो सकते हैं, बड़े भाई बहन शामिल हो सकते हैं, और वो एक सलाह मशविरा करते हैं कि कहाँ से क्या लाना है, किसको बुलाना है, हलवाई कौन सा होगा, इसके साथ साथ फिर ड्रेस कहाँ से ली जानी है ना, किस गेस्ट को कितना रुपया देना है, किसने कन्यादान में कितना रुपया दिया, है ना, और मतलब किसके यहाँ से क्या गिफ्ट हमें मिला, ठीक है, कौन कौन आया, कितने मेंबर आए, ये सारी बातें अपने घर के अंदर लिखी जाती हैं। आप लोग भले ही इन्वॉल्व ना हो, लेकिन आपके पेरेंट्स इनमें एक एक चीज में इन्वॉल्व होते हैं। आप अपने पिताजी से पूछिएगा कि पिताजी आपने जो वो फंक्शन किया था, या फिर पिताजी से पूछना आपकी जब शादी हुई थी तो पहले सलाह मशविरा हुआ था कि बस पिताजी ने कहा कि चलो भाई इसकी शादी करनी है, लिए आपको और लेके निकल लिए और सीधा ब्याह के ले आए? कभी भी ऐसा नहीं होता। पहले हर एक चीज, यहां तक पहले लड़की भी प्लान की जाती है, लड़का भी प्लान किया जाता है कि इससे शादी करनी है कि इससे करनी है। हाँ, ये बात दूसरी है कि एक बार परिवार के सदस्य मिलकर करते हैं तो उसे अरेंज मैरिज कह देते हैं, लड़का लड़की खुद कर लेते हैं तो उसे लव मैरिज कहते हैं, लेकिन प्लानिंग हर जगह होती है। यानी कि शादी का जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज प्लानिंग। वो जो प्लानिंग है ना साथियों, वो प्लानिंग भारतीय संविधान के बनते समय भी हुई थी, और भारतीय संविधान के बनते समय संविधान सभा को टास्क दिया गया था कि हम अपनी किताब, यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनने जा रहा है, उसमें आफ्टर ऑल चाहते क्या हैं। और इस बात को लेकर के संविधान सभा के अंदर 9 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया कि हम आफ्टर ऑल चाहते क्या हैं, कैसी चीज हम अपने संविधान में डालना चाहते हैं। और उस समय संविधान में संविधान निर्माताओं ने अपनी तरफ से ये बातें बोली। क्या बोली? कि हम एक ऐसा संविधान चाहते हैं जो पूरी तरह से संप्रभु हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, जहां पर न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, भ्रातृत्व हो, ऐसा हम अपना एक देश चाहते हैं। अब इन चीजों को, इन मूल्यों को जो प्रदान कर दे, ऐसा संविधान बना दो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? संविधान सभा के अंदर एक चीज करी गई जिसे आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया जिसमें कहा गया कि हम एक ऐसा संविधान चाहते हैं। कैसा संविधान? जिसमें हम अपने संप्रभु हों। इन शब्द का मीनिंग क्या है आगे आने वाले समय में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले एक इस तरह का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है सर, प्रस्ताव रख दिया गया, हम चाहते क्या हैं, ये बातें सभी लोगों के सामने रख दी गई, क्योंकि संविधान तो हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में जाके बना, लेकिन किन गाइडलाइंस पर काम करते हुए चलना था ये तो पहले ही डिस्कस करना जरूरी था ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी को रियल में होने में तो पूरा पूरा मतलब पहले लड़का लड़के की दिखाई होती है, देखने में फाइनल किया कि हाँ भाई ये लड़का सही रहेगा या ये लड़की सही रहेगी, पहले फाइनल किया जाता है उसको, फिर उसके बाद में कोर्टशिप पीरियड चलता है, 6 महीने तक फोन पर एक दूसरे को चेकिंग ही कर रहे होते हैं कि दारू पीता है कि नहीं, लड़की झूठ बोलती है कि नहीं, टाइप से ये सब काम चल रहा होता है। फिर शादी से पहले ये चेक किया जाता है कि इसके घर वाले झूठे तो नहीं है या इसकी घर वाले झूठे तो नहीं है, ये चेकिंग चल रही होती है। फिर लेन देन की बातों पे क्रॉस चेक किया जाता है, यानी कि लंबे समय तक चेकिंग चल रही होती है। लेकिन प्लानिंग तो बहुत पहले हो गई ना, प्लानिंग बहुत पहले हो गई, शादी को एग्जीक्यूट होने में पूरा पूरा 1 साल लग गया। समझ रहे हैं आप? भारत के संविधान में भी ऐसा ही है। भारत के संविधान की प्लानिंग तो बहुत पहले ही बैठ के कर ली गई, लेकिन उसको एग्जीक्यूट होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन यानी पूरे पूरे 3 साल ही लग गए। आपकी शादी कैसे हुई? बड़ी धूमधाम से। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ क्या है कि ये जो प्रस्ताव है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि रेजोल्यूशन क्या होता है। अच्छी बात है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो बोले सर एक बात बताओ, जब ये इतनी ही बड़ी बात है तो फिर इसे संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसका हिस्सा क्यों नहीं मांगा? बहुत बड़ी बात है। जब आपको लग ही रहा है कि इतनी बड़ी चीज है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का हिस्सा क्यों नहीं माना? क्या सुप्रीम कोर्ट मतलब कोई सस्ता नशा कर रही थी क्या? है मतलब सस्ता नशा कर रही थी क्या? मतलब जज उस समय क्या मतलब सिफारिशों से आते थे क्या
कि फलाने साहब का बेटा जो है उसको जज बना दो, इस टाइप से थी क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं था। तो फिर क्या मतलब, उनको कुछ होश ही नहीं था क्या? बना दिया बस संविधान, और बेरुबारी जैसे केस में डिसीजन देते रहो कि प्रियम्बल जो है ये इसका हिस्सा नहीं है। पागलों वाली बात हो गई है। तो मैंने कहा नहीं, अब इसके पीछे की कहानी दूसरी है। कहानी ये है साथियों कि जब 1960 के समय ये सारा केस चल रहा था, उस समय ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने कोई भी आयोजन किया हो, उस आयोजन की आप में से बहुत सारे लोगों के पास में डॉक्यूमेंटेशन रखने की आवश्यकता फील ही नहीं हुई। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपके घर में रिसेंट कोई भी कार्यक्रम हुआ, उसकी प्लानिंग भले ही हुई थी, लेकिन आज भी वो फाइल संभली हुई रखी हो, इसका थोड़ा डाउट है। दोबारा समझिए, पहली बात तो ये कि आपने, अच्छा मैं बहुत ही व्यवहारिक रूप से शादी वाले ही उदाहरण पे समझाता हूं। अक्सर क्या होता है ना, जब अपने घर में बड़े भैया की शादी होती है या बड़ी दीदी की शादी होती है ना, उस समय प्लानिंग तो पूरी होती है, लेकिन उस प्लानिंग में भाभी की मुंह दिखाई में क्या आया या बहन के कन्यादान में क्या आया, ये बातें उस समय तो लिखी जाती हैं, लेकिन बाद में ये पन्ना इतना संभाल के नहीं रखा जाता। अच्छा, बड़े भैया की शादी हो गई, अब नंबर आपका था। आप मान लीजिए 3 भाई बहन है, उदाहरण के लिए ले लीजिए, अब नंबर आपका था, लेकिन बड़े भैया और आपकी शादी के बीच में 4 साल निकल गए। अब जब 4 साल निकले, तो उस 4 साल में आपके कई रिश्तेदारों की शादियां भी हो ली, और कई रिश्तेदारों की शादियां हुई, तो आप बड़े कंफ्यूज हुए ये सोच करके कि यार उनको कन्यादान में कितना रुपया दें। अपने घर के एकदम व्यवहारिक उदाहरण बता रहा हूं मैं, और इससे आप अपने संविधान को जोड़ पाओगे कि भाई कन्यादान में कितना रुपया दें। अपने घर में होता है ये कि यार उनको उन्होंने कितना रुपया दिया था, अब यार वो निकाल, फाइल निकाल, कितना रुपया दिया था पता ही नहीं है यार। अच्छा, उनके से कितना आया था, अब अपने घर वाले चिंता में होते हैं। उस चिंता के बाद में फिर वो निर्णय लेते हैं कठिन मन से कि अब की बार ना इसकी शादी में सब बातें लिखेंगे। अच्छा, अपनी मम्मी जो है उनको उस समय सारी बातें याद होती हैं। कौन सी बातें? कि इस बड़े की शादी में तो इनने इतना रुपया दिया था, तो अपने पिताजी उनकी बात के हिसाब से सारी बातें कर देते हैं। लेकिन कई बार मम्मी भी फेल मार जाती हैं, कई बार मम्मी भी मतलब चल देती हैं कि चलिए देखा जाएगा। ऐसी स्थिति में पिताजी और बड़े भैया लोग बैठ करके डिसाइड करते हैं कि नहीं, छोटके की जब शादी होगी तो सारी बातें लिखेंगे पापा, और संभाल के रखेंगे, क्योंकि जब छोटी वाली की शादी होगी ना, तब उसी पन्ने से डिसाइड करेंगे किसके यहां से क्या आया। बोले अच्छा, यानी कि इस प्लानिंग में जो बात लिखने की कंपलसरी वाली आई ना, वो बीच वाले बच्चे के समय आई। सुप्रीम कोर्ट के साथ भी यही हुआ। जब संविधान ताजा ताजा बन के आया ना, तब इस पन्ने को, जो प्लानिंग वाला पन्ना था, इसे संभाल के रखने की जरूरत ही फील नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पागल हो गए हो क्या, उस पन्ने में प्लानिंग थी, तुम प्लानिंग को संभाल के रखना चाहोगे कि शादी को संभाल के रखना चाहोगे? बोले हाँ भाई, शादी को रखना चाहेंगे। तो बोले तुम्हारे सामने जब संविधान खुद साक्षात संविधान बनकर आ चुका है, तो फिर उस पन्ने के पीछे क्यों भाग रहे हो? फिर बोले हाँ यार, ये बात तो आप सही कह रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तुम्हारे सामने साक्षात संविधान बन के आ चुका है, जिस संविधान को बनाने के लिए प्लानिंग की गई थी, तो फिर जरूरत क्या है? बोले हाँ यार, ये तो बात सही है, बेरुबारी गलत भी नहीं था। तो बोले इसको संभालने की जरूरत नहीं है, तो हटाओ ना इस पन्ने को, खामखा इसको भी, ऐसे तो सब कचरा संभाल लो, फिर तो उन पन्नों को भी ले लो, उन डिबेट्स को भी इसमें शामिल कर लो। पॉइंट समझना, संविधान सभा के अंदर जो डिबेट्स हुई थी उनको भी लिख लो, इसमें लिख दो, मेंशन कर दो, फिर तो गजब बात कर रहे हो यार। फिर तो संविधान नहीं, पूरा की पूरा मतलब महाभारत बना दो, इसे पढ़ता रहेगा पढ़ने वाला, एक जीवन निकाल लेगा इसके लिए। बोले हाँ यार, ये बात तो सही है। तो बोले हटाओ इस सब चीज को, फालतू की बातें नहीं करनी। बोले अच्छा, और ज्यादा दिक्कत आए ना, नेहरू जी बैठे हैं, इनने ही बनवाया था नेहरू जी बैठे थे उन दिनों, क्योंकि बेरुबारी 1960 का है। नेहरू जी बैठे, संविधान सभा के अधिकांश लोग जो हैं वो जिंदा थे, संविधान सभा के अधिकांश लोग जिंदा थे। बोले कोई भी दिक्कत आएगी ना, नेहरू जी पूछ रहे, नेहरू जी ये क्यों लिखवाई थी लाइन? पॉइंट था, यानी उस समय सुप्रीम कोर्ट को जरूरत ही नहीं लगी, उस समय सुप्रीम कोर्ट को जरूरत ही नहीं लगी, क्यों रखवाना है। फिर आता है केशवानंद भारती वाला मामला। अब तक साहब कई लोग निकल लिए, संविधान सभा वाले इंक्लूडिंग अपने चाचा, वो भी निकल लिए। आगे बात समझ में। अब जब वो निकल लिए तो मुसीबत ये कि उस किताब को जो पढ़े वो पढ़ करके अपने हिसाब से इंटरप्रेटेट करे, उस किताब को जो पढ़े वो पढ़ करके अपने हिसाब से इंटरप्रेटेट करे।
मतलब अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी नए प्रकार के आ चुके थे, नेताओं की संतानें आ चुकी थी जो संविधान सभा में नहीं बैठी हुई थी। क्या आपको बात समझ में आ गई? अरे थम्स अप करो, बात समझ में आ गई? क्योंकि भाई अब तक बहुत सारे नेता जो संविधान सभा बनाने वाले थे वो एक 10 साल के अंदर तो कईयों का स्वर्गवास हो लिया। अब सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आने लगा कि संविधान नामक पुस्तक तो लिख दी गई है, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ेगा कौन? इस पुस्तक को पढ़ेगा कौन, इतनी मोटी किस पुस्तक को? अब ये वाली बात जब समझ में आने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 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 नहीं, इस पुस्तक से पहले वो पन्ना वापस ढूंढो जो तुमने शुरुआत में नहीं लगाया था, वो लगाओ ताकि आने वाली जनरेशन ये पता लगा सके कि आफ्टर ऑल इतनी मोटी किताब क्यों लिखी गई थी। दोबारा सुनिए, क्या कहा कि अब उस पन्ने को वापस ढूंढो क्योंकि अब यह बात समय आ चुका है कि इस इतनी मोटी पुस्तक को क्यों लिखा गया था। दूसरी शादी वाला सीन, बड़े भैया की होली, अब आपकी वाली शादी थी जिस समय अनुभव आया कि हाँ यार अब तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि लोग ये भूल जाएंगे कि ये संविधान इतना मोटा लिखा क्यों गया था। आप में से भी जनाब जिन्होंने क्या बोलते हैं ना साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाई करी है, उनको कतई नहीं पता है कि संविधान नामक कोई किताब भी होती है। संविधान की कसम खाते हैं, ये फिल्मों में सुन रखा है, संविधान कुछ होता है ये सुन रखा है, लेकिन कोई किताब भी होती है ये किसी को नहीं पता है। साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए तो पता नहीं है आर्टिकल क्या ही होता होगा, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल होता होगा। समझ रहे हैं आप? तो ऐसी स्थिति में वो वाली चीज ही नहीं है। तो बोले नई जनरेशन को क्या सिखाओगे? तो बोले नई जनरेशन के लिए कम से कम एक शुरुआती चीज तो बना दो। उसे हमने प्रियम्बल कहा, और उसे उतनी ही इज्जत दो जितनी संविधान की इज्जत है। उसे इतनी ही इज्जत दो जितनी संविधान की इज्जत है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। हाँ, अंजलि कह रही है सर जब पहली बार पढ़ा था तो ऊपर से चला गया था। हाँ, रीजन है क्योंकि हमें इसका भाव नहीं पता था। तो आज हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। अपन लोग पढ़ते थे, हम लोगों को एक लाइन वो कस्मों में खिलवाई जाती, समस्त भारत के भारतीय, एक अपन उसको भी कसमों को भी ऐसे ही खाते थे, समस्त भारत क्या कहते हैं ना, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, तो उसमें डायलॉग मारते थे, एक को छोड़ के समस्त भारतीय मेरे भाई बहन टाइप से अपन गाते थे, प्लेज लेते थे, है ना। हाँ, तो अब मेरे साथ में इस थोड़े आगे बढ़ते हैं इस पूरी कहानी को लेके। अब हम चलते हैं कि ऐसी हमारी प्रस्तावना के अंदर क्या लिख दिया गया जिसकी वजह से हमें आज का संविधान समझने में बहुत मजा आ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, अपनी इस प्रस्तावना में कुछ गिनती के पॉइंट हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं? पहला पॉइंट सोवरेन, दूसरा पॉइंट सोशलिस्ट, तीसरा पॉइंट सेक्युलर, चौथा पॉइंट डेमोक्रेटिक, पांचवा पॉइंट रिपब्लिक, छठा पॉइंट जस्टिस, सातवां लिबर्टी, आठवां इक्वालिटी, नवा फ्रेटर्निटी। ये कुछ पॉइंट हैं, और एक 10वां इंटीग्रिटी। ये 10 बिंदु हैं जिनको अगर कंबाइंड रूप से याद कर लिया जाए तो पूरी प्रियम्बल याद कर ली जाती है, यह माना जाता है। और हमने अपने विद्यार्थियों को इसको याद करवा रखा है। ठीक है ना। ट्रिपल SDR, सोशलिस्ट। अब ये पता है कई बार ये शब्द पूछा गया है। पहला एस किसके बारे में लिखा गया है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। इसके बाद में डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी। कुल मिलाकर के ये 10 शब्द हैं जो कि हमारी प्रियम्बल को समझाते हैं। हमारी बात समझ में? अब बड़ा सवाल बनता है। अब क्या बड़ा सवाल बनता है? अजिंदर प्रीत सर, आज मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया है अनअकैडमी पर, बट मन आज तक आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं लगवाई, ऑफलाइन ही सुनती हूँ। आज थैंक्स करने आई थी, आपकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। थैंक यू सो मच। आपका RNA भी बहुत अच्छा है। बहुत बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और आप जिस उद्देश्य से आई थी ईश्वर उसे पूरा करे, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जेस्चर शो किया। लोग नॉलेज लेने के बाद में भी सोच के चले जाते हैं छोड़ो ये तो देना इसका काम था, लेकिन आप आई, ये आपके अच्छे शिष्टाचार को दर्शाता है। धन्यवाद। हाँ जी, तो अब यहां पर मुद्दा क्या है उसे देखिए साथियों। मुद्दा ये है कि ये जो पॉइंट यहां पर कुल मिलाकर लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स में हमारे लिए हर एक पॉइंट समझना जरूरी है, लेकिन इसमें एक बात समझनी और जरूरी है, और वो
SSI है। ये वो टर्म है साथियों जो बाद में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई साथियों? ये जोड़ी गई हमारे संविधान में। हाँ भाई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में। कौन कौन से शब्द जोड़े गए हमारे संविधान में? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये जो शब्द है ना, ये तीन शब्द SSI, ये साथियों बाद में जोड़े गए थे। ये तीन शब्द 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़े गए थे। अब देखिए 1 2 3, शुरुआती 3 में S लगा हुआ है। ठीक है, मैं आपको पुराना प्रियम्बल दिखा रहा हूं। अब इसको देखिए, पुराने प्रियम्बल को, ये पुराना प्रियम्बल देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूं। देखिए केवल शुरुआत में एक ही S है। आ गई बात समझ में? इसके बाद सीधा D है और R है। आ गई बात समझ में? यहां फ्रेटर्निटी है लेकिन यूनिटी ऑफ नेशन लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन नहीं है। आ गई बात समझ में? यानी कि टर्मिनोलॉजी में अंतर आया। हिंदी में भी समझाऊंगा, चिंता मत करिए बेटा, सारी बातें समझाऊंगा। इसी को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान संशोधन का मतलब, जब 1973 में इसे संविधान का हिस्सा माना गया, ध्यान से सुनिएगा, जब 1973 में प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा माना गया, तभी इन लिखे हुए पॉइंट्स में संशोधन को संविधान संशोधन कहा गया। तभी लिखे हुए इन पॉइंट्स को संविधान संशोधन कहा गया और इसे 42nd संशोधन में काउंट किया गया। आपको बात समझ में आ गई? संविधान संशोधन का मतलब क्या है? संविधान संशोधन का मतलब है साथियों कि ऐसा संविधान जिसको कि मतलब ऐसी बातें जिसको उस समय लिखा गया था, आज उसको वापस करेक्ट करने की आवश्यकता पड़ी है। एडिट करना, फेरबदल, हाँ, समय के अनुसार चेंज करना, बिल्कुल। आ गई बात समझ में? अच्छा, इसको हमारे इसमें लिखा हुआ कहां पर है? अशोक कुमार योगी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भाई। अशोक कुमार योगी, बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू थैंक यू। अब सुनिए, अब सवाल बनता है कि ये हमारे संविधान में लिखा हुआ कहां है? आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। 368 में लिखा हुआ है। यदि आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, यदि आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो आपको एक नियत प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। वो आगे चल के बताएंगे हम, लेकिन फिलहाल के लिए ये ऐसे ही नहीं है कि वंस इन्हें मतलब ब्लू मून आपके दिमाग में सपना आया कि चलिए ऐसा करते हैं, आप निकाले पन्ना और लिख करके अपनी तरफ से कि आज यही होगा संविधान। जी नहीं। अगर आपको संविधान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो उसको करने के लिए आपको पहले इजाजत लेनी होगी संसद की, और एक विशेष बहुमत के साथ यह कार्यक्रम होगा। ये प्रक्रिया जब आएगी तब आपको बताई जाएगी। यानी पुस्तक में संशोधन इतना आसानी से नहीं होता है। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बड़ा सवाल बनता है, सर इन बिंदुओं का मीनिंग क्या है जो लिखे हुए हैं? इतने सारे एस लिखे हुए हैं। हाँ भाई, सोशलिस्ट, सॉरी सॉवरिन, सोशलिस्ट, और तीसरा शब्द और है एक यहां पर जो कि यहां से गायब कर दिया है, दैट इज सेक्युलर। माइट पॉसिबल कि वो अगले पेज पर लिखा हो। हाँ, ये रहा। ठीक है, यहां पर सारे पॉइंट आपको समझाए जाएंगे। ये रहा डेमोक्रेटिक, इधर रहा रिपब्लिक। ठीक है, SSDR, JLEF, और फिर मेरे प्यारे साथियों इंटीग्रिटी, वो मैं आपको अलग से बोल दूंगा। ठीक है, तो अब एक एक करके इन बिंदुओं का मीनिंग समझते हैं। इनका मीनिंग क्या है? हर एक बिंदु यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है सोवरेन। सोवरेन का अर्थ यह होता है मेरे प्यारे साथियों कि हम अपने मालिक खुद हैं। सोवरेन का मीनिंग क्या होता है? हम अपने मालिक खुद हैं, हमें किसी और से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? दोबारा से सुनते हैं मेरे प्यारे साथियों, दोबारा से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे यहां पर जब ये बोला जाए, क्या बोला जाए कि सोवरेन हमारा कंट्री है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहां का हर निर्णय वी द पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जो हमारी प्रियम्बल की पहली लाइन में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। कोई भी हमारे बिहाफ पर निर्णय नहीं ले सकता। तो बोले सर ऐसा कहां होता है क्या? ऐसा कहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है, आज भी होता है। कहां होता है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान में ये चीज नहीं लिखी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में वी द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, क्योंकि वो आज भी सारे निर्णय ब्रिटिश क्वीन
जो क्वीन अभी बैठी हुई है, क्वीन विक्टोरिया, उनकी वजह से लेते हैं, क्योंकि वो क्या है, रियलम है, रियलम। हाँ, क्वीन एलिजाबेथ जो है उनकी वजह से लेते हैं, क्योंकि वो कॉमनवेल्थ रियलम कंट्री है। न्यूजीलैंड वालों के साथ भी यही है, ब्रिटेन वालों के साथ भी यही है। इनके यहां पर हर निर्णय ये खुद नहीं ले सकते, राजा ले रहा है या कोई और देश ले रहा है। आ गई बात समझ में? हालांकि अभी ये सब चीजें केवल और केवल ऑन पेपर हैं, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। सारी चीजें अब केवल सम्मानजनक रूप से रह गई हैं, मतलब होता अब वही है जो ऑस्ट्रेलिया खुद चाहता है, लेकिन फिर भी सम्मान के रूप में उन्होंने अभी भी जो ब्रिटेन की महारानी है उन्हें अपनी महारानी माना हुआ है। आ गई बात समझ में? पहला पॉइंट निकल के आया। दूसरा पॉइंट चलते हैं। तो सोवरेन समझ में आया, अपने मालिक खुद होना, यानी कि यहां पर अपने द्वारा खुद का निर्णय खुद लिया जाना, दैट इज सोवरेन। दूसरा चीज है साथियों समाजवाद, ये बाद में समझाएंगे। इस समाजवाद और सेक्युलर, इन दो शब्दों के ऊपर कई बार मुझे आधी आधी क्लास लेनी पड़ जाती है। समाजवाद, क्योंकि ये विचारधाराएं हैं, केवल शब्द का अर्थ नहीं है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझाने में कई बार मैं पूरी आधी आधी क्लास खा जाता हूं, कई बार तो पूरा क्लास ले जाता हूं इस चीज को लेकर के, है ना। इनको लास्ट में समझा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आइडियोलॉजी है, इनको आप एक दिन में नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं शब्दों में समझा के निकल जाऊं, समय लगेगा। पॉलिटी जो है ना, अगर आप लोग ल्यूसेंट टाइप की पॉलिटी पढ़ने यहां आए हैं तो गलत आ गए हैं, क्योंकि इस कोर्स का नाम फाउंडेशन कोर्स है, और इस कोर्स की खूबसूरती यह है कि जिसने भी ये कोर्स पढ़ा है मुझसे, चाहे ज्योग्राफी पढ़ी हो, चाहे पॉलिटी पढ़ी हो, चाहे इकोनॉमी पढ़ी हो और हिस्ट्री, उसका जीके से डर निकल गया है। अब वो आपके लिए कितना जरूरी है ये आप खुद डिसाइड करें, लेकिन हाँ, ये डर जो है ना, डर क्या होता है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं साथियों, डेमोक्रेटिक क्या होता है इसको समझते हैं। साथियों डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, ये टर्म मैं कल सिखाऊंगा, मुझे याद दिला देना। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। दो शब्द आएंगे, एक आएगा डेमोक्रेटिक और एक आएगा रिपब्लिक। रिपब्लिक, दो शब्द आने वाले हैं, एक प्रजातंत्र और एक गणतंत्र। इन दोनों को समझते हैं। देखिए साथियों, the term democratic indicates that constitution has established a form of government which gets its authority from the will of the people expressed in an election। मतलब हमारी जो सरकार है ये फॉर द पीपल बाय द पीपल है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यहां पर शासन में कौन बैठेगा? एक चाय वाला बैठेगा, एक राजा बैठेगा, एक आईएएस ऑफिसर बैठेगा, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई और डिसाइड नहीं करता, ये हम डिसाइड करते हैं। जनता, भारत की जनता मत देकर, वोट देकर डिसाइड करती है कि हमारा फेथ कौन डिसाइड करेगा। ये हम डिसाइड करते हैं, प्रजातंत्र डिसाइड करता है, और प्रजातंत्र बहुमत के ऊपर चलता है। प्रजातंत्र वोटिंग के माध्यम से कार्य करता है, चुनाव पद्धति के नाम से चलता है। ये चुनाव पद्धतियां चाहे जैसी हों, ये चुनाव पद्धतियां चाहे जैसी हों। अनुपम पूछ रहे हैं सर आईएएस ऑफिसर कैसे? क्यों नहीं बना? अरविंद केजरीवाल जी जैसे कल को मान लीजिए प्रधानमंत्री बन गए, क्यों नहीं हो सकता? ये तो आपके ऊपर है ना, आप किसको चुनते हैं। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं भारतीय संविधान, उसके अंदर अभी जो अभी आपके एमईए के मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये सब बात की, लेकिन फिर भी मुद्दा समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मुद्दा ये है कि यहां पर चुनने के कारण सरकार बनी गई है, किसी ने थोपी नहीं है। फिर आपसे कोई पूछेगा तो सर पहले ऐसा होता था क्या? अरे यार गजा कर रहे हो, अंग्रेजों के समय आपको बताया जाता था कि ये आपके गवर्नर जनरल होंगे, ये आपके राज्य का गवर्नर होगा, ये आपके जिले का डिप्टी डीएम होगा। हर चीज ऊपर से आती थी, हमारे से कोई नहीं पूछता था। अब वो अच्छा है तो अच्छा है, वो बुरा है तो बुरा है, हमें कुछ भी नहीं बताया जाता था। क्या आपको मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा पहले ऐसा होता था? बोले जी हाँ। फिर सर इस पद का मतलब क्या है, किसका मतलब? बोले सर एक शब्द होता है और वो शब्द होता है रिपब्लिक। हाँ, मैंने कहा ये बात बहुत सही है। अब इस शब्द का मीनिंग भी समझ लो, क्योंकि कई बार लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक और गणतंत्र, इनमें हम परेशान होते हैं। किस किस में? लोकतंत्र एंड गणतंत्र,
इन दो चीजों में हम परेशान होते हैं। लोकतंत्र तो समझ में आ गया, जिसे आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं। हमें तंत्र तो यहां पर भी समझ में आ गया, लेकिन ये गण समझ नहीं आया। साथियों, यहां पर गण का मतलब है गणमान्य, और जो गणमान्य है हमारे यहां पर वो है देश का महामहिम। साथियों, हमारे देश का महामहिम यानी कि देश का प्रथम नागरिक भी, देश का सर्वोच्च पद भी चुना हुआ है, यानी कि उसे भी किसी ने अपॉइंट नहीं किया है। हमारे यहां का हेड ऑफ स्टेट भी जो है वो भी इलेक्टेड है। बोले और कहीं ऐसा होता है क्या? कुछ और होता है क्या किसी और के पास में? बिल्कुल होता है। जैसे मेरे प्यारे साथियों, जैसे कहां होता है, आप चलिए ब्रिटेन की यात्रा पर। ब्रिटेन के अंदर जो सर्वोच्च पद है वो आज भी राजा का है। आज रानी बैठी हुई है वहां, यानी कि वहां पर राजशाही चलती है। वहां प्रधानमंत्री भी है, ऐसा नहीं है बोरिस जॉनसन वहां प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहां राजा रानी का शासन भी चलता है। राजा ऊपर है और प्रधानमंत्री नीचे है। तो बोले सर ये क्या चीज है? देख लीजिए आप क्या है ये। इसको कहते हैं संवैधानिक राजशाही, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म। बोले अच्छा ये आज भी चल रहा है? बिल्कुल आज भी चल रहा है। कहां चल रहा है? ब्रिटेन में चल रहा है, और राजा भी होता है और संविधान भी होता है। नेपाल में अभी ऐसा नहीं है, पहले ऐसा हुआ करता था। बोले अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि गणतंत्र में जो सर्वोच्च पद है वो एक चुना हुआ व्यक्ति होता है। दूसरा, इसका एक मीनिंग और भी है, हालांकि वो अनरिटन है, लेकिन फिर भी आप उस मीनिंग को समझ के चलिए। दूसरा मीनिंग ये है साथियों कि यहां पर जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके कार्यालय में आप कोई भी साधारण व्यक्ति जब चाहे तब जा सकता है। आप भारत के सर्वोच्च पद के ऊपर बैठे हुए किसी भी पद के ऊपर व्यक्ति के ऑफिस में जब चाहें तब जा सकते हैं। आप पूछेंगे कई लोग, क्या बात कर रहे हो सर, हम राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं? अरे भैया घूमने जाते हैं, अभी तो राष्ट्रपति भवन का सबसे बेहतरीन टाइम है घूमने का, आप जाइए ना, क्यों नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जाइए। राय से वो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन के अंदर जो गार्डन बना हुआ है, रोज गार्डन, उसका नाम मैं भूल रहा हूं क्या नाम है, उसे आप जाइए, बकायदा घूम कर आइए। मुगल गार्डन है ना शायद उसका नाम, बिल्कुल जनता के लिए खुला हुआ है, वो बकायदा वीक्स पे खुलता है, भीड़ मैनेज रहे इसके लिए व्यवस्थाएं हो सकती हैं। बोले क्या बात कर रहे हो सर, हम क्या संसद में भी जा सकते हैं? अरे बिल्कुल जा सकते हैं भाई, आप सभी लोग संसद में। अभी कोरोना के अंदर ये तो आप भी समझ रहे हैं ना कि ये तो आप घर से ही बाहर नहीं निकल सकते, तो संसद की तो बात क्या करें। आप अपने पड़ोसी के घर में नहीं जा सकते, राष्ट्रपति भवन की तो क्या बात कर रहे हैं। डिजास्टर चल रहा है ना, है ना। आप अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, लेकिन जब परिस्थितियां सामान्य हो आप बिल्कुल जा सकते हैं, संसद जा सकते हैं। बोले मतलब जब कोरोना जैसी परिस्थितियां नहीं है तो हम संसद में भी जा सकते हैं। बिल्कुल आप संसद में जा सकते हैं, संसद की कार्यवाही देख सकते हैं, बकायदा ये देख सकते हैं कि आपका नेता क्या कर रहा है। मैं खुद गया हूं, और जाने के लिए आपको पास लेना पड़ता है, पास गेट पर मिलता है, पैसे कुछ नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाइए ना, आपको कहां जाना है। बिल्कुल प्रेसिडेंट से भी मिल सकते हैं, मिलने जाते ही लोग भाग भाई प्रेसिडेंट से। वो प्रक्रिया है जिसको पूरा करते हुए जाना है, वो प्रक्रिया है, क्योंकि 125 करोड़ की आबादी है। जो आबादी वहां जाकर के, क्योंकि एक साथ पहुंच जाएगी तो राष्ट्रपति सबको नहीं सुन पाएगा, तो राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों से बोल देता है कि सुन लो, अगर ज्यादा जरूरी हो तो भेज देना। संसद में बोलने के लिए आपको चुनाव जीतना पड़ता है, ये हमारे कंडीशन है। आ गई बात समझ में? आप अपनी लोकल विधानसभा में जा सकते हैं, जो आपकी असेंबली जहां मुख्यमंत्री भाषण देता है वहां जाकर के बैठ सकते हैं। बाकायदा जहां आपको गणमान्य लोग बैठे दिखाई देते हैं, उनके चारों तरफ बैठने की कुर्सियां डली होती हैं, वो कभी दिखाई नहीं जाती, चारों तरफ पूरी वैल होती है। अरे शहीद भगत सिंह ने उसी में से तो जाकर के बम गोला फेंका था नीचे, उसी वैल में से तो गोला नीचे फेंका था। और कहां से फेंका था? वो कहां से पहुंच गए थे फिर असेंबली में, कहां से पहुंच गए थे? एक विद्यार्थी कह रहे सर आप तो आइडिया दे रहे हो। अरे भाई मैं आइडिया नहीं दे रहा हूं, बता रहा हूं।
सत्र चल रहा हो तभी की बात कर रहा हूं, आप बकायदा सत्र चल रहा हो तब बैठिए ना जाकर के, पूरे डेकोरम से बैठना होता है। लेकिन आप अपने फोन कैमरा वैमरा नहीं ले जा सकते सुरक्षा कारणों से, लेकिन जा सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब अब तो बहुत सारी फीलिंग आ गई होगी कि गणतंत्र होने का मतलब क्या है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो गणतंत्र से आगे निकलते हैं। गणतंत्र के बाद चलते हैं न्याय पर। हमको लगता है कि जो न्याय है वो केवल कोर्ट के माध्यम से मिलता है। हमको क्या लगता है कि जो न्याय है वो कोर्ट के माध्यम से मिलता है। वहां जाकर के माई लॉर्ड के सामने खड़े हो जाओ कि माई लॉर्ड, इसने ये गुनाह किया था, मैंने नहीं किया था, इसको सजा दो, मुझे मत दो। नहीं, ये वो वाला न्याय नहीं है। यहां राज्य से मांग की गई है कि वो न्याय देगा। अच्छा, एक विद्यार्थी आए हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। नाम है इनका विकास उदयनिया। सर, फालतू की बात पर ज्यादा डिस्कस कम किया करो। एक तो सवाल में तुम्हारे लाइन में मिस्टेक है, ज्यादा डिस्कस कम किया करो। अच्छा ठीक है विकास, एक फ्री का ज्ञान दे तुम्हें, मतलब तुमने हमको ज्ञान दे दिया, हम भी तुम्हें दे देते हैं। अभी ना एसएससी कैटेगरी के अंदर 200 से ऊपर टीचर पढ़ा रहे हैं बेटा, है ना। और माँ कसम मैं तुम्हें लेने नहीं गया था घर से कि तुम मेरे से पढ़ने आओ, है ना। और माँ कसम मुझे मतलब खाक भर फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम चले जाओगे यहाँ से, है ना। तो बेटा तुम अपनी सी इज्जत लेके निकल लो ना, क्या ही लोड ले रहे हो। जीके के अंदर भी लगभग 50 से ऊपर टीचर पढ़ा रहे हो, पढ़ लो यार, है ना। आगे अपनी चौक से मुंह बंद रखना, है ना। मैं मेरे तरीके से पढ़ाऊंगा, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो बेटा, नहीं तो जाओ कहीं जाकर के और पढ़ो, है ना। ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। होपफुली तुम्हारी इज्जत हो गई होगी ढंग से। चलो आ जाओ। हाँ जी, अब हम क्या कह रहे हैं इस बात को सुनो। तो न्याय के ऊपर बड़ा सवाल बना कि सर न्याय का मतलब क्या है। न्यायाधीश के सामने बैठ गए कि मी लॉर्ड हमें न्याय दे दो, बोले नहीं साहब। तो फिर क्या है, बोले भाई यहां न्याय का मतलब 3 बातों पर है। किन बातों पर है? एक न्याय है सोशल, एक है इकोनॉमिकल और तीसरा है पॉलिटिकल। 3 प्रकार का न्याय है यहां पे। क्या है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। बोले सर हमने तो न्याय अभी तक 2 ही प्रकार का सुना था। हमने तो न्याय अभी तक 2 ही प्रकार का सुना था। और वो कौन कौन सा सुना था? सर हमारे लिए न्याय तो एक होता था फौजदारी वाला, क्रिमिनल वाला, और एक होता था सर सिविल वाला। हमने तो अभी तक 2 ही प्रकार की केसेस सुने थे। हमने तो अभी तक 2 ही प्रकार के केस सुने थे। कौन कौन से? या तो हमने क्रिमिनल सुना था या सिविल सुना था। ये अभी नई चीज कहां से आ रही? सोशल न्याय होता है, इकोनॉमिकल न्याय होता है, पॉलिटिकल न्याय होता है। ये सर हमको नहीं पता था पहले से। अब बता देते हैं क्या होता है ये। सामाजिक न्याय का मीनिंग समझिए मेरे प्यारे साथियों। सामाजिक न्याय का मतलब है, पहले तो न्याय का मतलब हम समझते हैं। न्याय का अर्थ होता है देश के जितने भी वर्ग हैं, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी समूह हैं, उन सभी को मेरे प्यारे साथियों बराबर इज्जत देना। उन सभी को बराबर इज्जत देना, अवसर देना, मौके देना। असल में साथियों ये वही न्याय है जिसके चलते आर्टिकल नंबर 15 और 16 में हम सभी को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। असल में मेरे प्यारे साथियों ये वही न्याय है जिसके चलते हमें आरक्षण दिया गया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सामाजिक न्याय का अर्थ ये नहीं है कि न्याय का मतलब कहीं पर समाज के अंदर कोई एक पंचायत बैठेगी, वहां पर कहा कि साहब इसने कम उम्र में विवाह कर लिया, इसको सजा दे दो। नहीं, सामाजिक न्याय का मतलब है सबको बराबर अवसर दिए जाएंगे। और जब बराबर अवसर की बात आएगी तो सामाजिक अवसर सरकार कैसे विकसित करेगी? चाहे उसे जरूरी हुआ तो रिजर्वेशन देगी, जरूरी हुआ तो छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप देगी, जरूरी हुआ तो प्रमोशन में आरक्षण देगी, जरूरी हुआ तो फिर वो अपॉइंटमेंट के लिए आवश्यक जो आवेदन की उम्र है उसमें आरक्षण देगी। वो कैसे ना कैसे करके आपको बराबर लेकर के आएगी। जब मैं इस पॉइंट पर पहुंचता हूं तो बच्चों का एक सिंपल सा डाउट आके खड़ा हो जाता है, और वो ये है कि फिर सर आरक्षण जो है वो कैसे तर्क सम्मत हुआ। एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर फिर ये जो आरक्षण है ये कैसे बराबरी की बात हुई, है ना। इस पर अगेन एक दिन समय लगेगा। जैसे सोशलिस्ट और इसको समझाने में आधी क्लास घुस जाती है, ऐसे ही एक दिन आरक्षण पर भाषण होगा। इस पे भी कम से कम 15 से 20 मिनट मुझे डेडिकेटेडली बोलना पड़ता है। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि आरक्षण अच्छी चीज है, ठीक है। बोलेंगे इसके बारे में, आपको पूरी अवेयरनेस देंगे, ठीक है। अच्छा,
अब चलते हैं साथियों इकोनॉमिकल आधार पर। अब ये कैसे होता है साथियों? इकोनॉमिकल आधार पर क्या है, इसका मीनिंग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। इकोनॉमिकल आधार पर मान लीजिएगा कि आपने एक ऐसे देश का निर्माण कर दिया जहां पर एक व्यक्ति जिसके पास पढ़ाई नहीं थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कोई संसाधन नहीं थे, वो व्यक्ति अपने पास धन उपार्जन की व्यवस्था नहीं कर पाया, धन कमाने की व्यवस्था नहीं कर पाया। हमारी क्लास में एक विशेष प्रकार के व्यक्ति पधारे हैं, उनको भी थोड़ा इज्जत देना पड़ेगा। आरक्षण की इंग्लिश क्या होती है? ये कौन बालक है भाई? निकल लिया। एक्चुअली क्या है साथियों, जब बहुत दिनों बाद बैच शुरू होता है ना, तो क्लास को पहले थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है ना? क्या ही बोलने, खैर छोड़िए। नहीं तो क्या है, अभी शुरुआत में है ना, थोड़ा सा रुक जाइए। क्या है, काफी दिनों बाद, मतलब काफी लंबा गैप हो गया ना, तो काफी सारे नए लोग क्लास में आ गए, तो उन्हें अभी एक पिच पर लाना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा उन सब की कटिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो मतलब नॉर्मल आएंगे। अभी थोड़ा उड़ रहे हैं सभी लोग, है ना? तो चलिए, तो मुद्दा नंबर दो की आर्थिक आधार पर न्याय कैसे होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मान के चलो कि परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि देश के सभी बड़े संसाधन, जैसे तेल है, खनिज है, अनाज है, या फिर कोई भी ऐसा संसाधन है, उस पर केवल पैसे वालों का कब्जा हो जाए और गरीबों को कुछ ना मिले। और जब गरीबों को कुछ ना मिले, तो ऐसी स्थिति में हमारे यहां न्याय कहां हुआ? आज जो भारत के अंदर परिस्थितियां देखी जा रही हैं कोरोना के समय पर, यह कहा जा रहा है कि अमीर व्यक्ति नहीं मर रहा। दिल्ली में तो ऐसा तक हुआ है कि कोर्ट के जजेस के लिए अगर कोरोना पेशेंट वो हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं, तो उनको 5 स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था दी जा रही है। 5 स्टार होटल में ही ऑक्सीजन मिलेगा, वहीं रुकिए, वहीं होटल खाना देगी। और एक गरीब आदमी जो ऑक्सीजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकता फिर रहा है। इसका मतलब ये तो आर्थिक न्याय नहीं है सर। मतलब पैसा है तो आपका संसाधनों पर हक है, और नहीं है तो फिर आपका इसका मतलब गलत तरीका है। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने खुद ही ने स्टे दे दिया इस व्यवस्था पर, लेकिन व्यवस्था ऐसी तक की गई थी। तो सर ये तो न्याय नहीं हुआ आर्थिक आधार पर, बिल्कुल नहीं हुआ। हम अपनी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो जब संसाधनों का बंटवारा करे तो ये ना देखे कि कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, बस वो संसाधन उपलब्ध करवाए। और यही कारण है कि मनरेगा हो या फिर आयुष्मान भारत योजना हो या जो भी स्कीम, वो सभी इसी कारण से तो आती हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तीसरी चीज है साथियों पॉलिटिकल। सर राजनीतिक न्याय से क्या मतलब है? मतलब कि ये मतलब है क्या कि भाई वोट के अंदर देने के लिए 4 पार्टी खड़ी हुई, 4 पार्टी में एक पार्टी को सर वोट ही नहीं मिले। अब एक जेस्चर है सर पॉलिटिकल न्याय का, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। 10-15 सीट उसको भी दे दो ताकि वो खर्चा निकाल ले अपना कि भाई इतना खर्च हुआ था चुनाव में। नहीं, इसका मतलब हुआ साथियों, हम एक ऐसा राज्य चाहते हैं जिसके अंदर हर व्यक्ति, चाहे वो वोट देने वाला है या वोट प्राप्त करने वाला है, उसे किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेटेड फील ना हो। उसे ये ना फील हो कि इसके पास संसाधन थे तो ये चुनाव लड़ लिया। आप में से बहुत सारे लोग कई बार ये सोचते होंगे कि चुनाव के अंदर जब फीस की बात आती है, जमानत राशि की फीस की बात आती है, कई जगह लिखा होता है 10,000 रुपए जमानत राशि है, कई जगह लिखा होता है 15,000 रुपए जमानत राशि है? इतना कम क्यों? तो वो अमीर को देख के नहीं है, वो उस आदमी को देख करके है जिसे लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, 10,000 रुपए भी बड़ी मुश्किल से मैं उपलब्ध करा पाऊंगा, तो वो जाकर के वहां पर चुनाव लड़ सके, उसको एक प्रकार का न्याय मिल सके। कौन सा? पॉलिटिकल न्याय मिल सके। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोलिए। तो 3 प्रकार की न्याय की बात समझ में। मत देते समय आपको ये फीलिंग ना आए जैसे अंग्रेजों के समय होता था। अंग्रेजों के समय एक आय का क्राइटेरिया होता था कि इतने पैसे वाले लोग ही वोट दे सकेंगे। एक जेंडर बेस्ड वोटिंग पैटर्न होता था कि केवल मेल ही वोटिंग दे सकेंगे। लेकिन अब 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति, जिसकी राजनीतिक समझ है या नहीं है, राजनीतिक सूझबूझ है या नहीं है, वो वोट दे सकता है। आ गई बात समझ में? बोलिए। पॉलिटिकल का मतलब हुआ कि राजनीतिक रूप से अवसरों की समानता हो, यही है राजनीतिक न्याय। मेरे प्यारे साथियों, कई बार इस पर सवाल पूछ लिया जाता है, क्या
सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, इन तीनों को एक दूसरे के पीछे व्यवस्थित कर दिया जाता है और घुमा दिया जाता है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, इकोनॉमिकल पहले लिख दिया, सोशल बाद में लिख दिया, पॉलिटिकल बाद में लिख दिया। बताया जाता है 4 ऑप्शन देकर के कि भारत में कौन से प्रकार के न्याय की बात की गई है। साथियों, इनका ऑर्डर भी आपको यह याद रखना है, SEP, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है कि जब सामाजिक न्याय होगा तब जाकर के आर्थिक न्याय की स्थापना होगी, और जब आर्थिक न्याय होगा तब जाकर के राजनीतिक न्याय मिलेगा। अदरवाइज न्याय की अवधारणा ही गलत सिद्ध हो जाएगी। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? न्याय हो गया सारा की सारा। इसके बाद के जो 3 पॉइंट है ये कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी टोटल देखिए, शुरुआती जो चैप्टर है ना, प्रियम्बल वाला जो चैप्टर है, ये मुझे लगभग 3 से 4 लेक्चर खाता है, क्योंकि ये केवल चैप्टर नहीं है, ये मूल अवधारणा है। जहां से फाउंडेशन तैयार होता है उसके बाद अन्य चीजें पढ़ाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसान से मतलब फिर मुझे ये बताना पड़ता है कि देखिए ये वाला न्याय हो गया। जब हम DPSP पर पहुंचेंगे तो वो एक दिन में खत्म हो जाता है। इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि आधार बन चुका है। तब मैं ये बताते समय हिचकता नहीं हूं कि ये सोशलिस्ट प्रकार के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये गांधीयन प्रकार के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये लिबरल प्रकार के नीति निर्देशक तत्व हैं। बच्चा ऑटोमेटिक उनको सब्ज्यूम कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। तो ये फाउंडेशन बैच है, और फाउंडेशन बैच में जिन्हें भी जल्दबाजी है वो दूसरी ट्रेन में बैठे। फाउंडेशन का अर्थ ही, नाम ही इसलिए फाउंडेशन रखा गया है इसका, क्योंकि ये उन विद्यार्थियों के काम आएगा जो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बुक बता दीजिए पॉलिटी के लिए। बेटा लक्ष्मीकांत खरीद लो, वैसे तो कोई बुक ऐसा सच तो होगी नहीं, SSC के लिए बुक मैंने अभी तक निकाली नहीं। दीपू ऐसा तो नहीं है यार, चेक करो ढंग से। अनअकैडमी कॉल क्यों करेगी केतु रंजन आपको? नोट्स बनाना है बेटा? नहीं मनीष, यहीं से डाउनलोड हो जाएगा सारा। आप अपने लिए लिखना हो तो कुछ साइड में लिखते हुए चले जाइए। सिद्धार्थ, इसे तो डाउनलोड आप अभी भी कर सकते हो, पढ़ के आ जाया करो। शौविक, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। पॉलिटी की क्लास में MPS सिलेबस कवर हो जाएगा बेटा? ये आपको देखना पड़ेगा ना मोहित। आप एक बार अपना सिलेबस देखिए और जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे मैच करिए। दरगस, आइडियल टाइम टेबल बेटा हर विद्यार्थी का अलग होता है, लेकिन किसी दिन चर्चा करेंगे। नहीं बेटा शालिनी, इसके बारे में हम बताएंगे। केवल और केवल मूल अधिकारों के आधार पर केस हो सकता है। तरुण, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तब समझ में आएगा। मनीष, सही कह रहे हो। केशवानंद भारतीवाद, हर्ष, आगे आएगा तब बताएंगे बेटा। अभी कार डिले नहीं बेटा। माधव सारस्वत, बेटा प्रेसिडेंट आए जब पूछना। अक्षय, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। अभिमन्यु, आप दिन भर क्लास लेते हैं, थकते नहीं है क्या? बेटा थकान से ऊपर जिम्मेदारी होती है। जब आपके ऊपर भी परिवार की जिम्मेदारी होगी तब भी आप भी कुछ ऐसी ही मेहनत करेंगे। मोनिका, थैंक यू सो मच बेटा। नोट्स नहीं बनाने, इसको बस डाउनलोड कर लेना है। आपकी क्लास के बगल में 3 डॉट दिए हुए हैं जहां पर डाउनलोड नए का ऑप्शन आ जाएगा। नवीन आगे कल एक्सप्लेन करेंगे इस पॉइंट का मीनिंग, ठीक है। अनु, बेटा रोज दे रहा हूं, बीच में भी देता हूं, आप देख लिया करें। अक्षय, डेट लर्न करने के लिए बेटा आप मतलब डेट्स को एक किसी पेज के फ्रंट पेज पर लिखते चलें और उन्हें याद करते चलें। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।